प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। पिछली बार हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम लोग आज स्वयंभू मनु या भारत के जो सम्राट हुए हैं, उनके ऊपर कुछ विमर्श करेंगे। मेरी उत्सुकता ये है आपसे जानने की कि स्वयंभू मनु की उत्पत्ति कैसे हुई या उनकी कथा कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका विवरण मिलता है? क्या आपके सोर्सेज़ हैं स्वयंभू मनु को लेकर के? स्वयंभू मनु का नाम प्राय सभी पुराणों में है और उनका समय का की चर्चा मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण में है और अन्य पुराणों में भी है। तो वेद की उत्पत्ति कही जाती है कि स्वयंभू मनु से हुई थी। उनको पहला व्यास कहा गया है। तो अधिकांश पुराणों में 28 व्यासों की सूची है। स्वयंभू मनु पहले थे और 28वें जो व्यास थे वो महाभारत काल में हुए थे, जिनको कृष्ण द्वैपायन नाम था और साधारणतः व्यास हम लोग उन्हीं को मानते हैं, कृष्ण द्वैपायन को ही व्यास कहते हैं। तो लेकिन लिखा है कि वो 28वें व्यास थे, अंतिम व्यास थे, इसलिए व्यास नाम से प्राय उन्हीं का को समझा जाता है। तो ब्रह्मांड पुराण में कहा है कि स्वयंभू मनु के बाद से एक मनवंतर या 26,000 वर्ष बीता है। तो उसमें ये एक ऐतिहासिक मनवंतर है जो कि 26,000 वर्ष का है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का जो घूमने का एक्सिस अक्ष है वह 26,000 वर्ष में एक कोन शेप में शंकु के आकार में लट्टू की तरह घूमता है, परिक्रमा करता है। उसको प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं आधुनिक फिजिक्स में। तो उसको ऐतिहासिक मनवंतर कहा गया है। और एक दूसरा मनवंतर जो ज्योतिष ग्रंथों में है, जैसे सूर्य सिद्धांत या अन्य पुराणों में, वह है हमारा जो गैलेक्सी है जिसको ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड अपने एक्सिस पर जितने समय में घूमता है उसको प्राय 30 करोड़ 68 लाख वर्ष का मनवंतर कहा गया है। तो ब्रह्मांड एक्चुअली सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह नहीं घूम रहा है। उसका जैसे बाहरी लेयर धीरे घूम रहा है, भीतर का लेयर थोड़ा फास्ट है। तो सूर्य का एस्टिमेट है कि सूर्य केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर है, उसके केंद्र से त्रिज्या के। और सूर्य का जो रोटेशन है उसका लेटेस्ट वैल्यू है प्राय 20 करोड़ से 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। तो लगभग 30 या 35 करोड़ साल में गैलेक्सी का जो आउटर रिम है वो चक्कर लगाएगा। और आश्चर्य रूप से इसका एस्टिमेट प्राचीन भारत में बहुत ही एक्यूरेट था कि 30 करोड़ 68 लाख वर्ष कहा गया है। तो यहाँ हम ऐतिहासिक मनवंतर की बात करेंगे जो कि स्वयंभू मनु से आरंभ हुआ। स्वयंभू मनु से लेकर के व्यास तक, जिसको हम कलयुग का आरंभ कह सकते हैं, 3102 बीसी में 26,000 वर्ष पूरा हुआ। इसका अर्थ है कि 29,102 बीसी में स्वयंभू मनु का पीरियड समाप्त हुआ था। उसका अर्थ यह है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि स्वयंभू मनु से लेकर के कलयुग आरंभ तक 71 युग बीते थे, जो कि प्रायः 360 वर्ष के थे। एग्जैक्ट 360 वर्ष नहीं होगा। उसमें 43 युग बीते थे स्वयंभू मनु से वैवस्वत मनु के बीच में 43 युग बीते थे। वैवस्वत मनु के बाद 28 युग बीते। ये मत्स्य पुराण के 273 अध्याय में है। 71 युग बीते हैं। भविष्य पुराण में उनका लिखा है कि प्रायः 16,000 वर्ष का गैप था स्वयंभू मनु से वैवस्वत मनु के बीच में, ये लिखा हुआ है। और लगभग गणना करने से उतना ही आएगा। 43 में 360 से गुना कीजिएगा तो 16,000 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। तो वैवस्वत मनु से जब गणना करेंगे तो 12,000 वर्ष का जो ऐतिहासिक युग है उसमें सतयुग 4800 वर्ष का होगा, त्रेता 3600 वर्ष का होगा, द्वापर 2400 वर्ष का होगा और कलयुग 1200 वर्ष का है। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर ये 3102 बीसी तक बीत चुके थे। तो इनका टोटल होता है 10,800 वर्ष बीते थे वैवस्वत मनु से कलयुग आरंभ तक। तो वैवस्वत मनु का पीरियड हुआ 13,902 बीसी, वैवस्वत मनु का पीरियड हुआ। और 10,800 साल में आप देखिएगा कि 360 वर्ष के एक्चुअली 30 युग बीते हैं, लेकिन हम 28 युग की ही गणना कर रहे हैं। तो उसका एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है कि वैवस्वत मनु के बाद एक वैवस्वत यम हुए हैं, जिनको जैन व्यवस्था में जमशेद जी कहा गया है। और वो भारत के मैंने एशिया के पश्चिमी तट पर, जैसे जिनको आजकल यमन या अम्मान ये सब कहते हैं, सना उनकी नगरी का नाम था संजमनी, तो ये सब एरिया यम का एरिया था। तो उनके बाद जल प्रलय जो हुआ था वो लगभग 2 युग तक था, मतलब 720 वर्ष तक था। उनको नहीं गिनते हैं इतिहास में। तो वो जल प्रलय वाला पीरियड 2 युग को छोड़ करके हम बाकी 28 युग गिनते हैं। तो ये एक तरह का काउंट हुआ। तो हम लोगों के जो युग सिस्टम है ये वैवस्वत मनु से शुरू हुआ था और वैवस्वत मनु के पहले ये सिस्टम नहीं था। तो इसलिए स्वयंभू मनु का लिखा है वायु पुराण के 31वें अध्याय में कि वो आद्य त्रेता में हुए थे। अगर उनसे युग शुरू हुआ हो रहता तो वहां से सतयुग शुरू होता। तो उसके बाद लिखा है कि इसको ब्रह्माब्द कहा गया है कि 12,000 वर्ष का एक युग हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक अवसर्पिणी कहते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर इसके बाद नीचे से ऊपर जाता था, मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो 12,000 और 12,000 वर्ष
24,000 वर्ष का जो ब्रह्मा का जो ऐतिहासिक ब्रह्मा का जो दिन-रात है, इसको ब्रह्माब्द कहा गया है। ये ब्रह्माब्द का 1 दिन है। तो लिखा है कि अभी ब्रह्माब्दस्य दिनत्रय, अभी तीसरा दिन चल रहा है। तो तीसरा दिन कब शुरू हुआ? वैवस्वत मनु के बाद से, मतलब 13,902 बीसी के बाद से ये 24,000 वर्ष का तीसरा युग शुरू हुआ है और इसका जैसे द्वापर अवसरपुरी का द्वापर 3102 में खत्म हुआ, उसके 1200 साल के बाद 1902 बीसी में ये कलयुग खत्म हुआ। फिर 1200 साल का कलयुग हुआ, मतलब 702 बीसी तक। उसके बाद द्वापर हुआ, अभी त्रेता चल रहा है। 1699 एडी से त्रेता चल रहा है। त्रेता का 300 साल लिखा है कि वो संध्या पीरियड होगा। 1999 के बाद प्रॉपर त्रेता शुरू हुआ है। महाभारत में त्रेता का लक्षण लिखा है कि इस काल में यज्ञ की उन्नति हुई। यज्ञ का मतलब इंडस्ट्रियल उन्नति हुई है। इतिहास के अनुसार वो बिल्कुल ठीक क्रम चल रहा है। 1699 के बाद से औद्योगिक क्रांति हुई और अभी जो इंफॉर्मेशन क्रांति हुई, जिसको इंफॉर्मेशन एरा कहा जा रहा है, 1999 से शुरू हुआ। मोबाइल फोन वगैरह या कंप्यूटर का एज अभी शुरू हो गया है। तो ये प्रॉपर त्रेता का लक्षण जो महाभारत में लिखा है, एग्जैक्टली वही, ठीक वही लक्षण आ रहा है। तो काल गणना और लक्षण गणना दोनों के हिसाब से भारतीय पुराणों में बहुत ही माने एक्यूरेट वर्णन किया गया है। तीसरा त्रेता जैसे हुआ वैवस्वत मनु से, तो माने तीसरा दिन चल रहा है ब्रह्मांड का। दूसरा दिन कब होगा? उससे 24,000 साल पहले, तो 37,902 बीसी से दूसरा त्रेता शुरू हुआ। उसके पहले पहला ब्रह्मांड का दिन था। उसके पहले के पुराणों में गणना नहीं है। पहला दिन था, उसके एंड में एक जल प्रलय हुआ था। तो स्वयंभू मनु के पहले 31,000 बीसी में जल प्रलय हुआ था। तो उसके पहले के जो त्रेता था, जैसे लगभग 57,000 बीसी में, उस समय से कहा है कि स्वयंभू मनु के पहले एक मणिजा सभ्यता थी। मणिजा का मतलब वो लोग माइनिंग करते थे। माइनिंग का उस समय विकास हो चुका था। यह भी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि आप कितना भी विज्ञान पढ़े हो, जैसे नासा का कितना अचीवमेंट है या दूसरे देशों का, अभी तक विश्व में कितने माइंस हैं इसका असेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी नए-नए माइंस निकल रहे हैं। उस युग में लोगों ने कैसे पता लगाया कि यहाँ पर तांबे की खान मिलेगी, यहाँ सोने की खान मिलेगी? सोने के माइंस खोजना अभी भी टेक्निकली संभव नहीं है, क्योंकि जैसे वो बड़े से रॉक में एक पार्टिकल जैसा रहता है, वो किसी भी डिटेक्टर में नहीं आएगा। जैसे वो स्टील्थ टेक्निक आजकल का है, वो स्टील्थ टेक्निक की तरह वो छिपा हुआ है रॉक में, उसको खोजना किसी भी टेक्निक से संभव नहीं। तो पुराने जमाने में लोगों ने पता कैसे लगाया, बड़े आश्चर्य की चीज है। और गैलेक्सी की माप, गैलेक्सी का रोटेशन पीरियड, ये सब स्वयंभू मनु के पहले पता चल चुका था मणिजा एरिया में। और इसका प्रमाण यह है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की दुनिया के हर हिस्से में 50,000 55,000 साल पुराने कॉपर माइंस, आयरन ओर के माइंस मिले हैं। तो ये उसका प्रमाण है। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो स्वयंभू मनु से शुरू हुई थी, 29,102 बीसी से। उसके बाद वो शीत युग आया है, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ग्लेशियर एज आया, तो उसमें ये सभ्यता धीरे-धीरे नष्ट हो गई, तो उसको तामस मनवंतर कहा गया। तामस मतलब अंधकार युग आ गया। तामस मनवंतर के बाद फिर से जब सभ्यता का विकास हुआ, तो कश्यप का पीरियड था 17,502 बीसी में। कश्यप को द्वितीय व्यास कहा गया है और उनको द्वितीय ब्रह्मा भी कहा गया है कई जगहों पर। तो 17,500 बीसी में उस समय जैसे 2 मुख्य ग्रुप थे, एक असुरों का ग्रुप था और एक देवताओं का, दोनों के हेड थे कश्यप। उनके अदिति के पुत्रों को देव कहा गया, अदिति के पुत्रों को दैत्य कहा गया, इस तरह का। लेकिन वो एक ही परिवार के नहीं थे, मतलब 2 मुख्य पावर ग्रुप थे, देव और असुर के। तो इस कंटेक्स्ट में समझा जा सकता है। और उनकी जो जो पत्नी थी, एक पत्नी अदिति, उसके बारे में शांति पाठ में कहा जाता है अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम। तो अदिति पुनर्वसु नक्षत्र का देवता है और कश्यप के पीरियड में जब पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य आता था, तो उस समय विषुव रेखा पर, इक्वेटर पर वो लंब रूप में होता था। उस समय से वर्ष शुरू होता था। तो अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम का ज्योतिषीय अर्थ ये है कि अदिति नक्षत्र से, पुनर्वसु नक्षत्र से पुराना वर्ष खत्म होता है और नया वर्ष शुरू होता है। ये उसका अर्थ है। और अभी जो प्रोसेशन का पीरियड है, वो मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेट किया जा सकता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो वर्ष आरंभ होता था या विषुव संक्रांति होती थी, वो लगभग 17,500 बीसी का है, वो एक्यूरेट है। उसका दूसरा एविडेंस ये है कि लिखा है कि कश्यप पीरियड के बाद 10 युगों तक, मतलब 336 वर्ष का एक युग होगा, 3600 वर्षों तक असुरों का प्रभुत्व था। वैवस्वत मनु का जो पीरियड है 13,900 बीसी, वो उस पीरियड तक असुरों का प्रभुत्व था। वैवस्वत मनु के पीरियड से देवों का प्रभुत्व शुरू हुआ। ये कई तरह से मैच करता है। उसके बाद एक और काल दिया हुआ है, कार्तिकेय का काल। कार्तिकेय के काल में लिखा है कि अभिजित नक्षत्र का पतन हो गया था। तो अभिजित नक्षत्र जैसे धनिष्ठा, अभी उसको वेगा स्टार बोलते हैं। अभी प्रेजेंटली जो पृथ्वी के ध्रुव की दिशा है वो वेगा की तरफ बढ़ रही है। उस समय
अभिजित नक्षत्र का जब पतन हुआ तब धनिष्ठा नक्षत्र से वर्ष का आरंभ हुआ, अभिजित के पतले बदले। तो उस समय वर्ष का अर्थ ये कहते, संवत्सर जो था वो विषुवत संक्रांति से शुरू होता था। वर्ष का इसलिए कहते थे कि जो वर्षा से वर्ष मैंने आरंभ होगा साल का, उसको वर्ष कहते थे। मतलब वो वर्षा से आरंभ होता था, इसलिए इसको वर्ष कहा जाता था संवत्सर को। तो उस समय धनिष्ठा नक्षत्र से वर्षा शुरू होती थी, इसके कहने का ये मतलब है। और उस पीरियड से वर्ष का भी आरंभ हुआ। तो ये पीरियड लगभग 15,800 बीसी का है। तो कार्तिकेय के बारे में एक वर्णन है कि कार्तिकेय ने क्रौंच द्वीप पर आक्रमण किया था। उसका रेफरेंस ग्रीक लेखकों ने दिया है कि सिकंदर के आक्रमण के 15,000 साल पहले भारत ने विदेश पर आक्रमण किया था। उसके बाद से भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण इसलिए नहीं किया कि भारत सभी प्रकार के अन्न और खनिज में स्वावलंबी था। उसके कहने का एक अर्थ यह है कि सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद के हूण, शक या मुस्लिम आक्रमण या अंग्रेजों के आक्रमण एक केवल लूटपाट के लिए हुए थे। उसके कहने का इनडायरेक्ट अर्थ यह है कि भारत स्वावलंबी था हर चीज में, इसलिए लूटपाट की हमको जरूरत नहीं थी। ये लिखा है कि पिछले 15,000 वर्षों से भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो मैंने कैलकुलेट किया को किस आक्रमण का रेफरेंस दे रहे हैं, तो पता चला कि महाभारत के वन पर्व में 230वें अध्याय में ये सब वर्णन है कि कार्तिकेय पीरियड में अभिजीत का पतन हुआ था, धनिष्ठा से वर्ष आरंभ हुआ। तो ये 15,800 बीसी का है, तो लगभग 15,500 होना चाहिए। तो उसने भारतीय पुराणों के संदर्भ से लिखा है कि पिछले 15,000 वर्षों में भारत ने दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। 15,500 को 15,000, ये स्वानबेक के एडिशन में था। तो बाद में इन लोगों ने देखा कि नहीं, तो भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी सिद्ध हो जाएगी, तो उन लोगों ने इसको मिटा दिया। इसको मिटाने के लिए मैक्रिंडल ने 1927 में एक नया एडिशन निकाला मेगास्थनीज इंडिका को, जिसमें ये चीज गायब कर दिया गया। तो कार्तिकेय का पीरियड लगभग 15,800 बीसी है। और उसके कुछ पहले राजा पृथु का काल था, लगभग 17,000 बीसी। वो अन्य प्रकार से उसकी गणना की गई है। उस पीरियड में पूरे पृथ्वी का दोहन हुआ, जैसे लार्ज स्केल माइनिंग उस समय हुई, एक्सप्लोरेशन हुआ। और उसने कहा कि धनुष से उन्होंने पर्वतों को तोड़ दिया था। स्टेयरकेस जो फार्मिंग कहते हैं वो पहाड़ों पर, वो लगभग वो आर्क शेप में होता है, उसका एक के बाद एक लेयर होता है। तो उसी को लिखा है कि धनुष से उन्होंने पर्वतों को तोड़ दिया था। वो खास करके अभी भी वो मायन सिविलाइजेशन में या इंका सिविलाइजेशन में वो मिलते हैं। उस तरह के पेरू के आसपास के पहाड़ों में वो स्टेयरकेस, या हिमालय के एरिया में वो पहाड़ों पर वैसे ही खेती होती है। तो ये वाला काम पृथ्वी के टाइम में शुरू हुआ है, इसका रेफरेंस है। और लार्ज स्केल माइनिंग हुई थी, ये रेफरेंस है। तो ये सब रेफरेंस मिलते हैं। वैवस्वत मनु के बाद सभ्यता चलते इंद्र का युग आरंभ हुआ, मतलब सुप्रीमेसी आरंभ हुई। और उसके बाद लगभग 10,000 बीसी में जल प्रलय हुआ, 11,000 बीसी में। तो 720 पीरियड के बाद तो 9,500 बीसी में ऋषभ देव 11वें वेद व्यास हुए। बीच में और कई व्यास हुए हैं। उसके बाद से व्यासों की परंपरा चलती रही। लिखा है कि 10वें युग में दत्तात्रेय हुए, 15वें युग में मानधाता हुए, 19वें युग में परशुराम हुए, 24वें युग में राम हुए और 28वें युग में वेद व्यास हुए। तो ये युगों का वर्णन है। किस युग में कौन हुआ वो डिटेल वर्णन भी है, लेकिन ये मुख्य मुख्य गणनाएं हैं। उससे राम का समय, परशुराम का समय निकाला जा सकता है। तो परशुराम का समय का एक और रेफरेंस है कि उसके उनके देहांत के बाद एक कैलेंडर शुरू हुआ था, जिसको कलम्ब संवत कहते थे। कलम्ब का मतलब उनका टाउन था मंगलोर के पास सुरपारक। सुरपारक इसलिए कहते थे कि जैसे वो जहाज के रुकने के लिए समुद्र तट के पास स्ट्रेट दीवार के जैसा सरफेस बनाना पड़ता है, और सूप के एरिया में उसका इंट्रेंस बनाना पड़ता है। इसलिए बंदरगाह को सुरपारक कहते थे, मतलब सूप के आकार का वो होता था, ड्रेजिंग होती थी। तो वहां पर जो जहाज गिरता था उसको लंगर को कलम्ब बोलते थे। इसलिए परशुराम के मरने के बाद कलम्ब संवत आरंभ हुआ। कलम्ब मतलब लंगर हुआ, कॉलम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। ऊपर से नीचे लंगर एंकर गिरता है तो उसको कलम कहते हैं। और अभी भी श्रीलंका का जो पोर्ट है उसको कलम भी कहते हैं, कोलंबो अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उस समय से कलम्ब संवत जो शुरू हुआ वो 6,177 बीसी से शुरू हुआ। तो उसका ग्रीक लेखकों ने एक दूसरा रेफरेंस दिया है कि सिकंदर के आक्रमण के 6,451 वर्ष और 3 महीना पहले डायोनिसस का अटैक हुआ था, जिसको वो लोग फादर बाकस कहते थे। तो 6,777 बीसी में अटैक हुआ था। और लिखा था कि उसके 15 जनरेशन के बाद हरकुलस मतलब विष्णु का अवतार हुआ था। तो परशुराम का पीरियड उसके 600 साल के बाद आता है। 6,770, 6,177, 600 वर्ष के पीरियड में 15 जनरेशन का गैप प्राय ठीक है। तो वो डबल उसका कंफर्मेशन हो जाता है। ये सब पीरियड मालूम है। राम का पीरियड है कि जैसे कलयुग में जैसे 28वां युग 3,102 बीसी में
समाप्त हुआ, 360 साल का। 24वां युग उसके 1440 साल पहले आरंभ हुआ था और उसके पहले राम का पीरियड होगा 360 साल के गैप के भीतर। ये सब रेफरेंस है और उसके बाद जैसे इक्ष्वाकु का एक रेफरेंस था, तंजौर के मंदिर में एक इंस्क्रिप्शन था। एनी बेसेंट ने उसको कोट किया है कि 8575 बीसी में 1 नवंबर को इक्ष्वाकु का अभिषेक हुआ था। उस समय विश्व संक्रांति के अवसर पर। तो इक्ष्वाकु के टाइम से सूर्य वंश की वंशावली महाभारत तक कंटिन्यूअस है। महाभारत के बाद भी 24 जनरेशन तक वो कंटिन्यूअस है। तो सूर्य वंश के रेफरेंस से एक और चीज है कि बाकस का जो अटैक हुआ था 6777 बीसी पे, उस समय सूर्य वंश का राजा बाहु मारा गया था युद्ध में। उस समय उसमें यवनों के आक्रमण में भारत के हया और ताल जंग लोगों ने उसका साथ दिया था आक्रमणकारियों का, तो उसके कारण बाहु मारा गया। तो बाहु के जो पुत्र थे सगर, उन्होंने उनको दंड दिया, यवनों को अरब से भगा दिया और वो भाग करके यूनान में छिप गए। इसका हेरोडोटस ने भी वर्णन किया है। यवन लोग यहाँ से भाग करके आए थे भारत से, उसके बाद ग्रीस का नाम इयोनिया हो गया। लेकिन आज भी यूनानी मेडिसिन का मतलब अरबी मेडिसिन होता है, जो पुराना यवनों का स्थान था। तो उसके बाद उन्होंने पहलवों को पनिशमेंट दिया कि वो बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे। वो आज भी की जाती है टर्की वगैरह में, बकर दाढ़ी का वो रिस्पेक्टेबल माना जाता है, जो कि पनिशमेंट के तौर पर दिया गया था। तो दो रेफरेंस आज तक चल रहे हैं। तो उसके बाद से लिखा है कि भारत के राजाओं की 154 पीढ़ी ने शासन किया था। तो मैंने गणना की कि राजा बाहु के बाद 154 पीढ़ी सगर से जो शुरू हुआ, 154वीं पीढ़ी में गुप्त काल का चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। महाभारत के बाद मगध के राजाओं की पीढ़ी मैंने गिनी है। तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त प्रथम का जब शासन हुआ, तो बाकस आक्रमण से भारत के राजाओं की 154 पीढ़ी बीती थी। उसमें एक और रेफरेंस एरियन ने लिखा है, इसमें 2 पीरियड गणतंत्र का था। तो पहला गणतंत्र जो था वो परशुराम के 21 गणतंत्र थे, जिसको कहा गया है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तो 21 गणतंत्र का ब्रह्मांड पुराण वगैरह में वर्णन है। वो एग्जैक्ट 120 साल तक उनका गणतंत्र चला। वर्णन कैलकुलेट किया जा सकता है, ब्रह्मांड पुराण में है उसका वर्णन, नारद पुराण में भी है। तो 120 साल का पहला गणतंत्र पीरियड था। दूसरा गणतंत्र पीरियड 300 वर्ष का था, जिसको हम लोग मालव गण कहते हैं। तो मालव गण का इतिहास भी अंग्रेजों ने गायब कर दिया, क्योंकि वो गुप्त काल के बदले मौर्य काल का आरंभ वहां से गिनते हैं 327 बीसी से। तो उसमें मालव गण गायब हो गया। तो मालव गण की स्थापना 756 बीसी में हुई थी, जब शूद्रक शक आरंभ हुआ। जब वो खत्म हुआ तो श्रीहर्ष ने श्रीहर्ष शक आरंभ किया 456 बीसी। वो एग्जैक्ट 300 साल का था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। मालव गण समाप्त होने के लगभग 125 साल के बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ है। वो रिसेंट उस समय की घटना थी, सिकंदर आक्रमण के समय, तो उसका वर्णन सभी ने किया है। तो ये भारतीय इतिहास की रूपरेखा है। सर ये तो बहुत ही मतलब कहीं पढ़ाया नहीं जाता, ना कहीं सुना है, ना किसी ने कभी बताया। और आपने काफ़ी शोध और अध्ययन करके सारे जितनी डेट लाइन है इसको बड़ा परिष्कृत किया है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं एक-एक प्रश्न को लेके चलूँगा तो काफ़ी लंबी वार्ता हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी-सी मेरी जागरूकता जो मुझे लगता है कि है, कि एक तो वैवस्वत मनु और स्वयंभू मनु के बीच का जो कालखंड है, हुँ। उसको अगर थोड़ा-सा और आप इलैबोरेट कर सकें कि उस वक़्त क्या हो रहा था? और वैदिक सभ्यता उस वक़्त भी थी कि वैदिक सभ्यता आपने बोला कि वैवस्वत मनु के बाद से ज़्यादा वैदिक सभ्यता का जो है, वो एक तरीके से उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा। तो उसके पहले की जो सभ्यताएँ थीं, वो कैसी थीं? या उसको कैसे समझते हैं आप? नहीं देखिए, स्वयंभू मनु से कश्यप तक सिर्फ एक ही राजा का विस्तार से वर्णन है, राजा ध्रुव का। और उनकी राजधानी कहाँ थी ये तो नहीं लिखा है, लेकिन मथुरा के आसपास उन्होंने तपस्या की थी, ये लिखा हुआ है। तो संभवतः मथुरा टाउन उस समय था किसी न किसी रूप में। बस इतना ही वर्णन है। ध्रुव के अलावा और किसी राजा का वर्णन नहीं है। तांबस और रैवत मनवंतर में किसी राजा का वर्णन नहीं है। कश्यप के बाद चाक्षुष मनवंतर का वर्णन है, दुर्गा सप्तशती वगैरह में चाक्षुष मनवंतर का वर्णन है। पृथु उस समय में सिर्फ पृथु का वर्णन है, बाकी राजाओं का वर्णन नहीं है। या असुर राजाओं का वर्णन है, बलि का है, प्रहलाद का है, हिरण्याक्ष का है, हिरण्यकशिपु का है। असुर राजाओं का वर्णन है। तो उस समय हिरण्याक्ष का लिखा है कि वो पुष्कर द्वीप का राजा था, मतलब दक्षिण अमेरिका का, जहाँ की अमेजन नदी का है। जैन व्यवस्था में भी लिखा है कि हिरण्याक्ष वो अमेजन नदी किनारे रहता था। अमेजन वैसे घाना के पश्चिमी भाग को भी अमेजन कहते थे उस समय, प्राचीन काल में। और प्रहलाद का लिखा है कि वो
मिस्र वगैरह, लीबिया वगैरह के राजा थे। वो ग्रीक साहित्य में, पुराने साहित्य में उनको लीबिया कहा गया है। और बलि का मूल स्थान जैसे था, वो लिखा है कि अमेरिका के पाताल लोक की भोगवती नगरी थी। तो भोगवती नगरी और भोगवती नदी दोनों आज भी है, उनको आजकल बोगोटा कहते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, उसका नदी का नाम भी बोगोटा है, जो कि अमेज़न में मिल जाती है। पुराने ज़माने में उसको भोगवती पुराणों में लिखा हुआ है, भोगवती को अभी बोगोटा कर दिया है। और भी कई रेफ़रेंस है वहाँ के, कुछ रेफ़रेंस है पुराणों में अमेरिका के। तो ये लगभग उस समय की स्थिति थी। और उस समय जैसे कश्यप के पहले केवल राजा ध्रुव का वर्णन है। कश्यप के बाद जैसे कार्तिकेय का वर्णन है, पृथु का वर्णन है, और किसी भारतीय राजा का वर्णन नहीं है। बलि का भी इतना ही वर्णन है कि वो उससे राज्य लेकर के इंद्र को 3 लोक का राज्य दे दिया था। 3 लोकों का वर्णन ये है कि जैसे उज्जैन का जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था उस समय, उससे 45 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री पश्चिम तक वो त्रिलोकी मानी जाती थी। माने इक्वेटर से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक। तो ये लिखा है कि जैसे इंडोनेशिया का जो पूर्वी भाग था, वहाँ विष्णु का, वामन विष्णु का पहला पद वहाँ पड़ा था। पद का मतलब 90 डिग्री, माने 1 क्वार्टर हुआ सर्किल का। तो और दूसरा पद मेरू पर पड़ा था, मेरू मतलब उत्तरी ध्रुव। और तीसरा पद वापस बाली के स्थान पर, बलि के स्थान पर चला गया। तो वो जो स्फेरिकल ट्रायंगल पूरा हो गया, मतलब इक्वेटर पर उज्जैन से 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्व तक, और यहाँ से उत्तर में उत्तरी ध्रुव तक। ये इंद्र की त्रिलोकी थी। रफली 3 लोग थे, भारत, चीन और रूस, मैंने आज की भाषा में मैं कह रहा हूँ। तो ये इंद्र की त्रिलोकी थी। बाकी वो इसको खाली कर दिया बलि ने। खाली करने में भी उसको 1 महीने टाइम लगा। तो जैसे बाली तृतीया वगैरह उड़ीसा में होता है, या बलि को जब विदाई हुई तो उनके स्वागत में वो जा रहा है, उसके स्वागत में दीप जलाया गया था। तो ये उड़ीसा में आज तक पालन होता है। तो वर्णन है कैसे-कैसे उसने छोड़ा था वो राज्य को। खोजने पर ये सब मिल जाते हैं। और उसका रेफरेंस ये है कि बोगोटा और भगवती नदी आज तक बनी हुई है। और बलि काफ़ी बहुत प्रसिद्ध राजा थे। ये क्रिश्चियनिटी और यहूदी लोगों के पहले बलि की पूजा होती थी पश्चिम एशिया में। उनको बाल का लिखा गया है। सुमेरियन सिविलाइजेशन और सुमेरियन और खल्डियन खल्डियन कहते हैं। उसमें उनको बाल कहते थे, बी डबल ए एल लिखते हैं अंग्रेजी में। तो एक्चुअली वो बलि की पूजा होती थी उस क्षेत्र में। तो आपने कुछ पुराने जो ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, कुछ एक लेबनान में बहुत पुराने मंदिर मिलते हैं, वहाँ पे मंदिर के अवशेष मिलते हैं, बड़े-बड़े पत्थरों के शिलालेख हैं और उसका वो लोग उनका नाम हुँ। ही वो कहते हैं कि वो बाल बाल का मंदिर रहा होगा। तो ये क्या वही बाल हैं? हाँ, बाल्बेक एक बाल्बेक है। तो ये रेफ़रेंस मैच करते हैं आपकी आपकी जो स्टडी है उससे? हाँ, हाँ, वो मैच करते हैं। लेकिन उन लोगों का टाइमिंग वो ठीक नहीं है, क्रोनोलॉजी उनकी ठीक नहीं है। वो इतने पुराने के वो कल्पना नहीं करते हैं। जबकि उस समय के ग्रीक लेखकों ने वो सही कल्पना की थी कि भारत ने 15,000 साल में दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया था। तो जो कार्तिकेय जी के आक्रमण से अगर शुरू करें हम लोग थोड़ा-सा वहाँ से अगर टाइमलाइन लें, तो क्रॉन्च द्वीप जो हुआ वो उत्तर अमेरिका हुआ कि दक्षिण अमेरिका हुआ? उत्तर अमेरिका हुआ क्रॉन्च द्वीप। उसका लिखा है कि वो, आप नक्शा देखिएगा तो लिखा है कि क्रॉन्च पर्वत और क्रॉन्च द्वीप, ये दोनों उड़ते हुए पक्षी के जैसे हैं नक्शे में। रॉकी माउंटेन और नॉर्थ अमेरिका दोनों पक्षी की तरह दिखते हैं। अलास्का जो है उसका मुँह हुआ, और फ्लोरिडा साइड में उसके पूँछ जैसा या पैर हुआ, नीचे पैर फैलाए हुए हैं। इसलिए उसको क्रॉन्च द्वीप कहते हैं। और उसका एविडेंस ये है कि क्रॉन्च द्वीप के लिए जीतने के लिए पहले तो उन्होंने मिसाइल फेंका था, शक्ति जिसको लिखा है, जिसने क्रॉन्च पर्वत का एक भाग को तोड़ दिया था, एक शिखर को। अब उसका एक रेफरेंस है, बुल लेक कहते हैं, वो लगभग उतना ही पुराना है जो कार्तिकेय का पीरियड है। उसको कहते हैं कि मेटेओराइट से वो डस्ट हुआ था। तो ये सब एविडेंस है। कार्तिकेय ने जो नेवी बनाई थी, उसको मयूर कहते थे, जो उसको मयूर का वाहन कहा जाता है, उनका वाहन। तो मयूर के जो सिपाही थे वो मुख्यतः भारतीय थे, लेकिन उसमें पैसिफिक एरिया के लोग भी थे, न्यूजीलैंड, वियतनाम या ऑस्ट्रेलिया के लोग भी थे। तो उनके वंशज आज भी पैसिफिक ओशन में बैठे हुए हैं। जो मयूरी सेना में थे उनको आज भी माओरी कहते हैं। और 1834 में न्यूजीलैंड ब्रिटेन के राजा का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हवाई द्वीप के एक इंटरप्रेटर ने दस्तखत किया था गवाह के तौर पर। को बहुत आश्चर्य हुआ कि हवाई द्वीप का आदमी न्यूजीलैंड की भाषा कैसे समझता है, जिसमें 12,000 किलोमीटर की दूरी है, बीच में समुद्र है, लेकिन हवाई द्वीप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों जगह के माओरी लोगों की आज भी एक ही भाषा है। ये कार्तिकेय के मयूर सेना का अभी तक प्रभाव बना हुआ है। तो एक अमेरिकन किताब ने मेरे लेख को कोट किया था कि दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ माओरी कल्चर दो इट इज फार फेच्ड। पूरी तरह से तो स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं कि भारतीय पुराण ठीक भी हो सकते हैं। तो लिखा है कि इट इज फार फेच्ड बट देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। माओरी लैंग्वेज और कल्चर आज भी एक कैसे है, जबकि खुद भारत में आप चेन्नई से 50 किलोमीटर उत्तर चले जाइएगा तो तमिल के बदले तेलुगु भाषा आ जाती है। ये कार्तिकेय का इफेक्ट अभी तक बना।
तो कार्तिकेय ने आक्रमण क्यों किया था? ये कथा क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। बलि ने युद्ध के डर से इंद्र का तीनों लोक वापस कर दिया, लेकिन उसके जो सेनापति थे, जिसका नाम संघिके राहु कहा गया है, एक सेनापति था, वो लोग राजी नहीं। वो लोग बोले कि देवता लोग हमसे छीन नहीं सकते थे, और वो 40-50 साल तक वो लड़ते रहे। तो कार्तिकेय ने कहा कि नहीं, नहीं, इनको एक बार ठीक करना पड़ेगा, ये लोग मान नहीं रहे हैं। बलि ने तो राज्य दे दिया, लेकिन बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो 50-60 साल तक जो युद्ध हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए फाइनल कहा कि फाइनल अटैक करना पड़ेगा क्रॉस द्वीप पर। तो इसलिए उन्होंने क्रॉस द्वीप पर अटैक किया था। तो बाद में वो जैसे वो कहा क्या, वहाँ बलि रहते थे, तो देवता लोग आक्रमण नहीं करा, तो उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। तो फिर विष्णु ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो विष्णु भगवान उनके रक्षा के लिए वहाँ रहते थे। मतलब उनकी रक्षा के लिए एक सेना रख दी थी कि अब उन पर फर्दर अटैक नहीं होगा बलि पर। जो आजकल अमेरिका कर रहा है कि वो ताइवान में अपने रक्षा के लिए सेना रखे हुए है, या जापान में सेना रखे हुए हैं। तो बलि का जो कालखंड हुआ, राजा बलि का कालखंड, वो कब का हुआ आपके अनुसार? वैवस्वत मनु से 3 युग पहले का होगा, मतलब वो कार्तिकेय के पीरियड में होगा, लगभग 16,000 बीसी। 16,000 बीसी अगर बलि का पीरियड है और उस समय वामन अवतार की भी कथा है, तो क्या वो कथा जो जुड़ती है वो इसी बलि राजा से जुड़ के है या कोई और बलि राजा है ये? हाँ, उसी बलि के टाइम में 2 अवतार हुए थे। वामन अवतार भी उसी पीरियड में हुआ। बलि के टाइम में ही कूर्म अवतार भी हुआ, जिस समय समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों का संयुक्त वेंचर था, जॉइंट वेंचर था। तो असुर लोग खोदने में एक्सपर्ट थे, इसलिए अफ्रीका से असुर लोग भारत में आए थे, जहाँ जो यहाँ का माइनिंग एरिया है। उनके जो टाइटल है, आज भी वो टाइटल वही है जो कि ग्रीक भाषा में मिनरल के नाम है। जैसे औरम मतलब गोल्ड होता है ग्रीक भाषा में, केमिस्ट्री में एयू सिंबल है, तो एक ओराम टाइटल है। या टोपाज के नाम पर टोपो टाइटल है। हाइग्रेरियम मरकरी को कहते हैं, हेम्ब्रम टाइटल है। वो उनके जितने टाइटल है वो ग्रीक भाषा के हैं, जिनको मूल निवासी आजकल कहते हैं। तो ये लोग जिस एरिया से ये लोग आए थे, उसी एरिया से यवन लोग भागे थे, तो इसलिए आज भी उनके नाम ग्रीक भाषा के ही टाइटल हैं। और दूसरी बात है कि भारत के लोग भी रिफाइनिंग के लिए गए थे। तो जिम्बाब्वे में जहाँ सोने की खान थी, वहाँ रिफाइनिंग में देवता लोग एक्सपर्ट थे। तो दोनों तरफ से कोऑपरेशन हुआ था। तो ये लोग गोल्ड रिफाइनिंग के लिए जिम्बाब्वे गए थे, जिनको जहाँ के सोने को जाम्बूनत स्वर्ण कहते थे। जाम्बेजी नदी के किनारे जो मिलता था, उसको पुराणों में जाम्बूनत स्वर्ण कहते थे। दुर्गा जी की स्तुति में है कि उनके चेहरे की जो तेज है, वो जाम्बूनत स्वर्ण की तरह है। या चांदी की खान अभी भी मेक्सिको में ज्यादा मिलती है, तो मेक्सिको में चांदी के रिफाइनिंग के लिए देवता लोग गए थे। तो आयुर्वेद में चांदी को मक्षिका कहा जाता है, क्योंकि वो मेक्सिको से आता था चांदी। जैसे सोना चांदी भस्म है, उसको स्वर्ण माक्षिक भस्म कहते हैं। स्वर्ण माक्षिक का मतलब सोना चांदी का भस्म। तो मेक्सिको का इस संदर्भ में उल्लेख है कि वहाँ चांदी आती थी, और जाम्बूनत के स्वर्ण मतलब जिम्बाब्वे का जो सोना था, उसकी रिफाइनिंग में मदद करने के लिए देवता लोग गए थे, और खुदाई के में मदद के लिए भारत में असुर लोग आए थे। ये एविडेंस तो आज भी है। लेकिन जो लोग बाहर से आए थे, उनको आजकल वो कह रहे हैं कि ये मूल निवासी थे। मूल निवासियों को ये कहते हैं कि बाहरी हैं, उल्टा कर दिया है। तो ये समुद्र मंथन वाली जो कथा है, ये बड़ी बड़ी अद्भुत कथा है। इसमें तो कोलैबोरेशन इन लोगों ने क्यों किया? क्या सिर्फ माइनिंग के एक्सपीडिशन के लिए या कोई और कारण रहा होगा इसके पीछे? नहीं, नहीं, माइनिंग में कोऑपरेशन के लिए उसका समुद्र का अर्थ वहाँ है कि जैसे द्वीप और समुद्र के हिसाब से जल के समुद्र तो 7 है, 7 महादेश, 7 समुद्र के वर्णन है। लेकिन एक दूसरे तरह का समुद्र है, जब पृथ्वी को अगर सोर्स माना जाए माने उत्पादन का, तो 4 समुद्र हैं। आज की भाषा में लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, 4 स्फीयर हैं। इनको 4 मंडल कहे गए हैं। तो इन चारों मंडल का उल्लेख पृथ्वी के काल में है कि पृथ्वी ने 4 प्रकार से दोहन किया था। तो इसको कहते हैं कि जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, उसी तरह से पृथ्वी रूपी गाय के 4 स्तन हुए। जैसे स्थल भाग है, तो उसमें जैसे पेड़ पौधे उगते हैं। एक बायोस्फीयर मतलब जीव जंतुओं से कुछ उत्पादन होता है, जैसे गाय का दूध वगैरह मिलता है, या भेड़ का ऊन होता है। तो उसी तरह से समुद्र से कुछ मिनरल्स मिलते हैं, और कुछ एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं। ये 4 समुद्रों का मंथन हुआ था। तो एक समुद्र उसमें जो लिथोस्फीयर है, जमीन के नीचे एक खनिज है, वो भी एक तरह का समुद्र मंथन है। एक्चुअल समुद्र में खुदाई नहीं हुई थी। और उसका जैसे वो कहते हैं कि मंदार पर्वत मथानी था। मंदार पर्वत आज भी है, सिंह भूमि से लेकर के वो गंगा नदी के किनारे तक भागलपुर के पास तक वो गया है। और नक्शे में जो टोपोग्राफी में वो मथानी की तरह दिखता है उसका
कश्यप आज भी है, मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत और कूर्म अवतार की कथा ये किस तरह से इस मतलब जो जो वास्तविकता है उससे किस प्रकार से जुड़ी हुई है? क्योंकि उस कथा में तो ऐसा लगता है कि ये समुद्र के अंदर वो मंदार पर्वत धँस रहा था और उसके नीचे जो है वो कूर्मा अवतार का उद्भव हुआ, उसकी वजह से वो मंथन कर पाए। फिर उसके बाद हलाहल का बड़ा लंबा विश्लेषण है, उस पे बहुत सारी बातें करते हैं लोग। तो इस पे आपका कुछ शोध है? में लिखा है कि वासुकी उसके कोऑर्डिनेटर थे। तो वासुकी थे तो नाग जाति के, नाग मनुष्यों की जाति थी। लेकिन वो पुष्कर द्वीप मतलब दक्षिण अमेरिका में रहते थे। लेकिन वो चूँकि इंद्र के भी मित्र थे इसलिए वो दोनों साइड का वो कोऑर्डिनेशन करते थे। मंदार हिल के पास एक वासुकीनाथ तीर्थ आज भी है। कोऑर्डिनेशन के लिए शायद यहाँ पर आए होंगे कि देवताओं और असुरों में झगड़ा नहीं हो, मतलब कोऑपरेशन से काम हो। ये सब मैनेजमेंट वो देखते थे कि दोनों में किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट, माइनिंग इन सब का जो कोऑपरेशन होगा। तो ये कोऑपरेशन देखते थे वो। और एक बार फिर से ज़रा इसका पूरा उद्देश्य क्या था इस पूरी माइनिंग एक्सरसाइज़ का? ये क्यों करना चाहते थे दोनों देवता असुर मिल के ही क्यों करना चाहते थे? मतलब जितना माइन्स था उसका माइनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, मतलब ज़्यादा कंप्लीट माइनिंग हो। तो आज अब वो तो अभी तक चल रहा है कोऑपरेशन, पूरा माइनिंग अभी तक कहाँ कंप्लीट हुआ है। जी। तो सर जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि चलिए माइनिंग के कोलैबोरेशन के लिए इन लोगों ने दोहन करने के लिए आपस में समन्वय बना करके कार्य किया और फिर उसके बाद उससे जो चीजें निकली उसमें बंटवारे में इनका विवाद हो गया। तो बंटवारे के विवाद के बाद फिर उसमें वो राहु केतु की कथा आती है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है उसके बाद? तो उसके बाद का कालखंड कैसे है कि मतलब क्या सिर्फ वो जो पुष्कर द्वीप या अमेरिका आज का जो है उस क्षेत्र में असुरों का साम्राज्य होता है और फिर इधर जो भारत खंड है या इस भूमि के आसपास के क्षेत्रों में देवताओं का राज्य होता है। इस तरह का बंटवारा कैसे संभव हुआ फिर इनके बीच? नहीं, सभी से झगड़ा नहीं था, कई असुर मित्र भी थे। जैसे वासुकी इंद्र के भी मित्र थे, वासुकी असुर में नहीं आते थे, वो नाग जाति उनको कहा जाता था। नाग जातियों का नाम आज भी वैसे ही जैसे जापान का नागासाकी है, जितने वो पोर्ट एरिया थे, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो नाग वो लोग करते थे। नागासाकी, नागपट्टनम वो नाग के नाम पर ही है। नागपुर है भारत में। भोगवतीपुरी के नाम पर भोगल था, जिसको आजकल भागलपुर कहते हैं। ये सब नागों के एरिया था, भोगवती नागों के नाग एरिया था। तो फिर इसके समुद्र मंथन की कथा के बाद क्या होता है फिर? कि तो कश्यप जी का कालखंड कब का हुआ? इसी बीच में हुआ या इसके बाद का हुआ या इसके पहले? नहीं, नहीं, कश्यप इसके पहले थे। कश्यप के बाद हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, बलि, प्रहलाद ये सब बाद में हुए हैं। तो बलि अगर 70,000 वर्ष पूर्व हैं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उसके और पहले होंगे थोड़े? नहीं, हिरण्याक्ष कश्यप के बाद था। कश्यप के करीब 300 साल के बाद। तो जो आप कह रहे हैं अगर 300 वर्ष क्या तो उनकी आयु अवस्था भी क्या लंबी हुआ करती थी उस कालखंड में? लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे? नहीं, नहीं, उतनी लंबी नहीं थी। नहीं, नहीं, लंबी नहीं थी, मतलब वो उसके पीरियड बीच में कई जनरेशन हुए हैं, लेकिन मुख्य-मुख्य लोगों का नाम मालूम है। लेकिन कश्यप कश्यप के तो पुत्र कहे जाते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। कश्यप के पुत्र तो इंद्र वगैरह भी थे, तो इंद्र तो बहुत बाद में हुए थे। या जैसे वैवस्वत मनु 13,902 बीसी में थे, उनके पुत्र इक्ष्वाकु कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु और कश्यप के बीच में 5,000 साल से ज्यादा का गैप था, कई फिर जनरेशन गया होगा। पुत्र का मतलब उनके बहुत दूर के वंशज होंगे। राजा पृथु के बारे में अगर आप थोड़ा बताएँ कि पृथु ने पूरी पृथ्वी का दोहन किया तो क्या-क्या उसका विवरण मिलता है? पृथ्वी ने भी कोऑर्डिनेशन ही किया होगा, दुनिया में कहाँ-कहाँ माइंस मिल सकती हैं इसका पता लगाया होगा। और टेरेस फार्मिंग जो कहते हैं वो पहाड़ों पर, उसकी शुरुआत पूरे पृथ्वी के टाइम में हुई थी। माने धनुष के आकार में उसको समतल क्षेत्र थोड़े-थोड़े बनाए जाएँ। और इन लोगों के कालखंड के बाद जो है फिर वो आती है जल प्रलय का जो काल खंड है। तो जल प्रलय का आपने कहा कि 750 वर्षों तक जल प्रलय थी। तो 750 वर्षों तक जल प्रलय का विस्तार क्षेत्र क्या था? पूरी पृथ्वी थी? कुछ क्षेत्र बचे थे? इसके बारे में कुछ विवरण है कहीं? नहीं, जल प्रलय का डिटेल्ड वर्णन नहीं है, क्या-क्या डूबा था। कुछ क्षेत्रों का वर्णन है, जैसे गुजरात के पास कुछ एरिया डूब गया था, कच्छ के पास या वो खंभात की खाड़ी के पास डूबा था, रेवतक के पीरियड में, वो सब थोड़ा-सा वर्णन है, लेकिन सब पूरा वर्णन नहीं है। और फिर जल प्रलय के बाद जो सभ्यताएँ जो बची हुई थी उन लोगों ने विस्तार किया या किस तरीके से उसके बाद सभ्यता का कुछ ये है कि सभ्यता उसके बाद से किस तरह से अचानक क्योंकि 750 वर्ष बहुत लंबा समय है। नहीं, नहीं, जल प्रलय का एक उतना असर तो नहीं हुआ, हिमयुग का ज़्यादा असर होता था। जैसे ग्लेशियल पीरियड जो कहते हैं, वो उस समय जैसे पूरा कनाडा या उत्तर अमेरिका का माने उत्तरी भाग जो जहाँ भी ग्रेट लेक्स कहते हैं, वो सब बर्फ से ढके हुए थे। सोवियत रूस, साइबेरिया, यूरोप का आधा भाग माने वो नॉर्दर्न पार्ट जर्मनी से उत्तर, चीन का उत्तरी भाग, मंगोलिया, ये सब बर्फ से ढक जाते थे। तो भारत इनके इफेक्ट से बचा रहता था, हिमालय पहाड़ के कारण। वो जल प्रलय हिमयुग के, इसलिए भारत की सभ्यता कंटिन्यूअस रही, लेकिन उसका हिमयुग का
एक असर होता था कि पावर सेंटर इक्वेटर के पास चला जाता था। जैसे राजा बलि कोलंबिया का राजा था जो कि इक्वेटर के आसपास है। रावण इक्वेटर के पास के लंका का राजा था। तो उस समय के जितने प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ये सब इक्वेटर के आसपास के थे। तो उस समय जो हिमयुग का एरिया था जिसको ग्लेशियल पीरियड कहते थे, पावर सेंटर इक्वेटर के पास आ जाता था। बस यही अंतर होता था। उत्तर में वो सभ्यता नष्ट हो जाती थी बर्फ के कारण। और ये कितने समय का काल होता था? वही 700 से 1000 साल पीरियड होता था। ये मॉडर्न एस्टिमेट भी वही है। तो आखिरी हिमयुग किस समय था? आखिरी हिमयुग वो कश्यप से थोड़ा पहले था। मतलब 18,000। तो आज के अनुसार अगर देखें तो वो साइकिल चलता है, मतलब लगभग 24,000 साल का साइकिल है। हिमयुग 24,000 साल की साइकिल के बाद आते हैं? इस तरह साइकिल चलता है हिमयुग का? अभी जो मॉडर्न थ्योरी है 21,600 साल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रियल में प्राय 24,000 साल का साइकिल है, जो कि भारतीय जो साइकिल के से ठीक मैच करता है। जितना जल प्रलय का पीरियड है वो अवसर्पिणी के त्रेता में आया है और उत्सर्पिणी के त्रेता में हिमयुग आया है। तो भारतीय युग चक्र ज्यादा एक्यूरेट है। जी। तो आखिरी हिमयुग के बाद अभी उसके बाद से सभ्यता का जो विवरण है और राजाओं का जो विवरण है, उसमें कौन-कौन से प्रमुख राजा हमारे पास हैं जिनका हमको विवरण मिलता है? जो खास करके जो विश्वव्यापी जिनका प्रभाव रहा हो? कश्यप के पहले केवल ध्रुव का वर्णन है और कश्यप के बाद भारतीय राजाओं में केवल पृथु का वर्णन है। या वैवस्वत मनु का ये बस इतना ही लिखा है कि वैवस्वत मनु ने अयोध्या में अपनी राजधानी बनाई थी, बस इतना ही लिखा है रामायण में। और उसके बाद वैवस्वत यम एक्चुअली भारत के राजा नहीं थे, पश्चिम एशिया के राजा थे, जहाँ यमन वगैरह है। जल प्रलय के बाद ऋषभ देव जी का वर्णन है। ऋषभ देव जी के वंशावली नहीं है। उसके बाद वो जैसे इक्ष्वाकु के टाइम से फिर से सूर्यवंश का शासन शुरू हुआ। उसके बाद से कंटिन्यूअस है इक्ष्वाकु से। कंटिन्यूअस का मतलब केवल सूर्य से मानधाता का कहा है कि मानधाता का सभी द्वीपों पर आधिपत्य था। मतलब जो ब्रिटिश शासन के बारे में कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता है। मानधाता के बारे में हर पुराण में लिखा हुआ है कि उनके राज्य में हर समय एक स्थान पर सूर्योदय, दूसरे स्थान पर सूर्यास्त होता था। तो मानधाता भगवान तो राम उनका से कई कितने पीढ़ी पहले थे? 35 पीढ़ी पहले थे। वो 15वें त्रेता में हुए थे। राम 24वें त्रेता में हुए। मतलब त्रेता मतलब 360 साल का एक-एक पीरियड गिन रहा है। 15 और 24 में मतलब 9 गुना 360 साल का गैप था। रामायण और महाभारत के कालखंड को आप किस तरह से इसमें देखते हैं गणनाओं में? रामायण करीब 4500 बीसी का है। महाभारत का 3139 बीसी में हुआ था। और उसके बाद से जो राजाओं की श्रृंखलाएँ आपके पास हैं, उसमें कौन-कौन से प्रमुख राजा हैं? रामायण, महाभारत का सबको पता है, लेकिन मेरे ख्याल से महाभारत के बाद से एक बहुत बड़ा गैप है, जो सबको जानकारी नहीं है। नहीं, नहीं, महाभारत के बाद कोई गैप नहीं है। महाभारत के बाद जैसे मगध का कंटिन्यूअस है, बाकी राजाओं का वर्णन नहीं है। मैंने गुप्त काल तक का कंटिन्यूअस वर्णन है। चंद्रगुप्त तो है ही, लेकिन एक विक्रमादित्य करके नाम आता है सम्राटों में अक्सर। तो वो विक्रमादित्य उपाधि हुआ करती थी या इस विक्रमादित्य नाम से भी कोई राजा थे? सर, विक्रमादित्य वो परमार वंश के राजा थे। वो उज्जैन उनकी राजधानी थी। उनके राज्य में 180 जनपद थे और उनका प्रभुत्व संभवतः कंबोडिया, वियतनाम वगैरह तक था। क्योंकि विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन शक का प्रयोग कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस के संस्कृत इंस्क्रिप्शन में हुआ है। मतलब भारत का प्रभाव था तभी वहाँ इनका प्रयोग होता था। तो डायरेक्ट शासन नहीं भी होगा तो उनका इनडायरेक्ट प्रभाव था। कम से कम फिलिपाइन तक प्रभाव था विक्रमादित्य का। और इनका कालखंड कब का रहा होगा? विक्रमादित्य का तो रिकॉर्डेड है 82 बीसी से लेकर के 19 एडी तक 100 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। लगभग 120 वर्ष के एज तक। तो ये गुप्त गुप्त पीरियड से बाद का हुआ ना इनका? अलेक्जेंडर का गुप्त पीरियड 82 बीसी में खत्म हुआ। विक्रमादित्य के बाद भारत में प्रतापी राजा सम्राटों का कोई उद्भव हुआ या उसके बाद सारी सब चीजें बिल्कुल समतल होती चली गई, संकीर्ण होते चले गए? नहीं, उसके बाद वो 4 अग्निवंशी राजाओं का था। परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। इन लोगों के राज्य चलते रहे और इनकी वंशावली दी गई है 1192 ईस्वी तक। और ये वंशावलियां आपको पुराणों में मिलती हैं? पुराणों में है, भविष्य पुराण में है। अच्छा, पुराणों का आपने कुछ मतलब कोई कालखंड निर्धारित किया है कि उनको बाद में लोगों ने अपडेट किया? जैसे आप जो कह रहे हैं तो अपडेटेड लग रहा है वर्जन, कि इसको लोगों ने लिखा होगा, ऐड किया होगा बाद में, या पुराण प्राचीन है तो कब के हैं? न भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि लास्ट अपडेटिंग सभी पुराणों का विक्रमादित्य के शासन में हुआ था और जिन स्थानों पर अपडेटिंग हुआ उनको विशाला कहा गया। विशाला मतलब शाला मतलब पाठशाला हुआ, विशाला मतलब यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो 3 जगह पर हुआ। बेताल भट्ट के अध्यक्षता में पुराणों का रीएडिटिंग, ये
विस्तार से लिखा है कि विक्रम, और जितने एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस हैं पुराणों में, वो सभी विक्रमादित्य पीरियड के हैं। मतलब उत्तरायण दक्षिणायन कब शुरू होता है, ये विक्रमादित्य पीरियड का टाइम दिया हुआ है। उत्तरायण दक्षिणायन का स्टार्ट का, कि किस महीने में उत्तरायण शुरू होगा, किस महीने में, ये विक्रमादित्य पीरियड का है एग्जैक्टली। और उसके बाद में लास्ट में अंतिम भोज राजा ने इनके वंशजों का उल्लेख जोड़ा होगा। मतलब 1192 बीसी तक केवल भविष्य पुराण अपडेट हुआ है, बाकी पुराण अपडेट नहीं हुए। वेद वेद जो है, वेदों में कोई अपडेट नहीं किया, वेद वैसे के वैसे रहे। 28वें व्यास के बाद से कोई अपडेटिंग नहीं हुई है। अब वो कितने समय का कालखंड हुआ 28वें व्यास जी का? वही 3100 बीसी के बाद से अपडेट नहीं हुआ है। तो बाकी जो कथाएं हैं, जो श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, ये सब वो अलग से कथाएं हैं, कथानक हैं, या उनसे उनका वेदों से भी कोई लेना है? नहीं, नहीं, वेदों का कि कई चीज़ों की उसमें व्याख्या है। जैसे लोकों का मेजरमेंट जो है, गैलेक्सी का मेजरमेंट, वो केवल पुराणों में, वेद में नहीं है। वेद उसके आधार पर वर्णन कर रहे हैं, मेजरमेंट के आधार पर, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट पुराणों में ही है। पुराण ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, मेथोडोलॉजी उसमें ज्यादा एक्सप्लेन्ड है। हाँ, वो सिस्टमैटिक है पुराण। वेद चैप्टर वाइज़ नहीं है, वो अलग-अलग ऋषियों का संकलन है। अभी आपके जो स्टडी है उसके हिसाब से त्रेता युग का कुछ कालखंड अभी चल रहा है। बीच में कुछ वर्ष पहले जो है एक वो कैलेंडर चल रहा था, मायन कैलेंडर की बात हो रही थी। उसमें भी ये इक्विनॉक्सेस का जो है 26,000 की उनकी भी कुछ साइकिल वाइकिल थी, वो 2012 में पूरी कर रहे थे वो लोग। बहुत से लोगों ने इस विवरण को लिया कि 2012 जो है वो शायद हमारे एक्चुअल जो कलयुग का समाप्ति काल है। नहीं, वो दूसरा चीज़ है। एक्चुअली बृहस्पति वर्ष का 60 वर्ष का साइकिल होता है। वह 2 तरह का है। एक तो सोलर ईयर को ही बृहस्पति वर्ष का साइकिल मानते हैं, और दूसरे में जो बृहस्पति का एवरेज एक राशि का जो पीरियड है, उसको बृहस्पति वर्ष मानते हैं। तो 12 साल से बृहस्पति का जो रिवॉल्यूशन है, 12 साल से थोड़ा कम पीरियड का है। और जो एक्चुअल बृहस्पति वर्ष होगा, वो 361 दिन 4 घंटे का लगभग होगा, और जो सोलर ईयर को मानते हैं, वो 365 दिन 6 घंटे के करीब होगा। ये अंतर है। तो 85 सोलर ईयर में 86 बृहस्पति वर्ष होंगे। तो इनका 60 वर्ष का चक्र में दोनों तरह का चक्र 5100 साल में पूरा होगा। तो ये जो ज्वाइंट साइकिल है, वो कलयुग के से 12 साल पहले शुरू हुआ था, 3114 बीसी में हुआ था। लेकिन भारत में 12 साल के बाद कृष्ण का देहांत हुआ, तो हम लोग 3102 बीसी से कलयुग मानते हैं, युग का आरंभ मानते हैं। लेकिन मैथमेटिकली 3114 बीसी में वो साइकिल शुरू हुआ था। तो वहां से 5100 साल का जो ज्वाइंट साइकिल होगा बृहस्पति वर्ष का, वो 2012 एडी में पूरा होता था। इस हिसाब से उन लोगों ने कैलेंडर बनाया था। तो कैलेंडर बनाने का ये अर्थ नहीं था कि जल प्रलय होने वाला है। जैसे स्कूल कॉलेज का कैलेंडर बनता है पढ़ाई का, ये सेशन पूरा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि सेशन के बाद जल प्रलय आ जाएगा। वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैलेंडर का वो एक सिस्टम था, बृहस्पति वर्ष के हिसाब से बनाया जाए। वो चीन में भी चलता है 60 साल का साइकिल। तो मायन कैलेंडर जो था वो क्या अलग कैलेंडर है वो? मायन कैलेंडर में और आर्यभट्ट की गणना में दोनों एक ही तरह का है। दोनों ने 18 अंक की संख्या इसलिए ली है, 18 अंक तक की संख्या ही कहेगा। तो गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो 18 अंक की संख्या आती है, उससे ज्यादा की हम लोग गणना नहीं करते हैं। दोनों सिविलाइजेशन में, मायन कैलेंडर में और आर्यभट्ट में, गैलेक्सी का साइज मालूम था। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इसका एस्टिमेट 1950 के बाद हुआ है। तो आपने इस पे अध्ययन किया है, इनको कैसे पता लग गया पहले? कुछ हिंट दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड नहीं है। एक हिंट है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। विष्णु का रूपी सूर्य का जो परम पद है, वो सूर्यों का समूह है। तो सूर्य जहां तक पॉइंट स्टार जैसा दिखेगा, वो गैलेक्सी का डायमीटर होगा। मतलब एस्टिमेट का रफ मेथड है। लेकिन हम तो आजकल ऊपर आसमान में वो प्रोब वगैरह भेजते हैं, उसके बाद सब उसकी इमेजरी करके फिर पिक्चर्स लेते हैं, उसको अनुमान लगाते हैं। तो उन्होंने कैसे किया होगा? वॉयेजर 1 मेरे ख्याल से वो सोलर जो ओर्तू क्लाउड या उसके आसपास पहुंच रहे हैं, कहना कहना इनका है। उसका मेजरमेंट दिया हुआ है जी। पुराणों में। तो पुराणों में इन लोगों ने जो मेजरमेंट किया है सर, वो किस, मतलब आपको कुछ उसमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने कुछ किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया होगा? जैसे गैलेक्सी का जो एवरेज रेडिएशन बैकग्राउंड है लाइट का, सूर्य का लाइट जितने दूरी पर उससे ज्यादा है, जितनी दूरी तक, वो सोलर सिस्टम हो गया। जी सर। हाँ, पता नहीं अचानक अपने आप कट गया सर।